हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी। आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे आप सभी लोगों को स्वागत है। आप लोगों को जैसे जानकारी है कि हमने एक एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 6 से 12 तक शुरू की है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यवस्तु का हम जो अध्ययन करेंगे वो परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी अति महत्वपूर्ण सारांश रूपी होगा, वो पाठ्यवस्तु हम इसमें ला रहे हैं। ये हमारी हमारे अति सेकंड चल रही है, जो कक्षा 7 की एनसीईआरटी है, और ये हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर इसमें आ चुके हैं। इसमें ये जो सीरीज चल रही है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे एलटी में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, प्रवक्ता, ग्रुप सी एवं लोक सेवा आयोग और सीटेट यूटेट, जो भी जिस भी स्टेट की जो भी परीक्षा होती है, उन सभी के लिए उपयोगी होगी। चैनल का नाम लक्ष्य 360 डिग्री है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए। और जो मेरा चैनल है उसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी आपके कमेंट है, आपके अच्छे बुरे कमेंट जो भी आएंगे, मैं उनको पढ़ूंगा, उसका रिस्पॉन्स करूंगा। और हम लोगों ने जो ये सीरीज शुरू की है, बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, चुनाव और आजकल शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी इसमें सम्मिलित हुए होंगे, तो थोड़ा सा इससे विलम्ब हो गया था। और थोड़ा आजकल जो है मौसम भी चेंज हो रहा है, तो सर्दी जुकाम इत्यादि, खांसी बुखार, ये भी सब चीज़ चल रही है, तो थोड़ा आवाज़ में भी थोड़ा से आप लोगों को थोड़ा परिवर्तन लगेगा। तो आप लोगों का काम सिर्फ एक रहेगा कि ये जो सीरीज हमने चलाई है इसको आप कंटिन्यू देखिए। थोड़ा से वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपके काम के लिए जहां जो भी प्रश्न लगा, जो भी तथ्य लगा कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है या हुआ है या अभी तक किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो उसको सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। और जैसे एनसीईआरटी की सीरीज ये खत्म हो जाती है, हिस्ट्री की 6 से 8, उसके बाद जो भी सीरीज चलेगी, लेकिन एक हम ऐसे सीरीज भी इसमें लाएंगे कि एनसीईआरटी के अतिरिक्त भी कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उस प्रकार के हम जो है लाएंगे, कुछ तथ्य लाएंगे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए मुझे, और इस चैनल को, ये चैनल तभी आगे बढ़ेगा जब ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। और जितना ये अधिक से अधिक लोगों को पहुंचेगा तो मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसमें और अच्छे करने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे अपने जो टॉपिक है, हमने इससे पहले एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है जो कक्षा 7 की एनसीईआरटी से थी, और 3 वीडियो जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी से थी। 3 वीडियो में हमने संपूर्ण कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की कंप्लीट कर ली है, और कक्षा 7 की एक वीडियो आ चुकी है और ये दूसरी है, और टोटल 4 वीडियो आएगी इसकी, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। दो दो टॉपिक की एक वीडियो बन रही है ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो। और यदि वीडियो लंबी हो रही है तो कृपया प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बहुत बोरिंग हो रही है, और फिर उस पर जो है कुछ विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि जो कक्षा 6 में जो इतिहास है वो प्राचीन काल का इतिहास है, कक्षा 7 में जो इतिहास है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास है, कक्षा 8 में जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं। और जितने भी एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और जो इसके बाहर कुछ ऐसे लगेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी मैं तुरंत ही ले आऊँगा। और फिर जो है ज्योग्राफी का आएंगे, सभी सब्जेक्ट का आएंगे, तो जैसे संभव होगा वैसे वैसे इसमें काम होता रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि दिल्ली जो है ये 12वीं से 15वीं शताब्दी, पहला टॉपिक इसका है। और दिल्ली में हम देखते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12वीं से 15वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक कौन कौन रहे और कौन कौन से वंश यहाँ पे आए हैं 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पर जो है
पहले 12वीं से 15वीं शताब्दी में यहाँ राजपूत वंश दिखाए गए हैं, जिसमें तोमर वंश दिखाए गए हैं। तो तोमर वंशों का यहाँ पे प्रारंभिक समय दिखाए गए 1165, और इसमें 1165 तक इसमें दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर तोमर वंश का शासक है अनंगपाल, जो 1130 से 1145 तक है। और अनंगपाल, आप ध्यान रखना, अनंगपाल ने ही दिल्ली शहर की नींव डाली थी, अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। उसके बाद है चौहान, जिन्हें हम चहमान वंश के नाम से जानते हैं। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ है वो है पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीया के नाम से भी जानते हैं। यानी इससे पहले यहाँ पर इस वंश में 3 पृथ्वीराज और हो चुके हैं, एक पृथ्वीराज तृतीया है, यह इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। चौहान वंश यहाँ पे दिखाया गया 1165 से 92 तक। 92 इनका जो है खत्म हो जाता है। तो ये जो तोमर वंश है इनको समाप्त करते चौहान, और चौहानों को जो समाप्त करते हैं इसमें हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान है 1175 से 92 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जो गौर प्रदेश का शासक है अफगानिस्तान से। और मोहम्मद गौरी जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध है उसमें गौरी की पराजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान जो है उस समय गौरी को छोड़ देते हैं, और फिर अगले साल ही मोहम्मद गौरी फिर वापस करता है और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकंड युद्ध में हरा देता है, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। और यहाँ पर एक नए शासक, नए प्रकार के शासक, नए शासकों यहाँ पे आते हैं, और उन्हें जो है जो प्रारंभिक, इन्हें कहा जाता है प्रारंभिक तुर्की शासक। 1206 से 90 तक ये प्रारंभिक तुर्की शासक है, जो स्टार्टिंग के तुर्की शासक है 1206 से 90। तो यहाँ पर जो है सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और यहाँ पर जो इसका पहला शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस वंश का। और इसमें जो मोहम्मद गौरी था, गौरी 1206 में वापस चले जाता है। कुछ खोकर जनजातियों द्वारा उसको जो है युद्ध में पराजय कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ से वापस चले जाते हैं। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली वैसे लाहौर इन्होंने इसने अपनी राजधानी, लेकिन भारत का जो है गुलाम, इसे एक गुलाम है मोहम्मद गौरी का, और एक गुलाम वंश का जो है पहला शासक है। और 1206 से 1210 तक ये भारत का शासक रहता है। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं माना जाता है, और न ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है, न ये जो है इस चीज की जो अरब का जो है एक मिनट, अरब से खलीफा से, जो अरब का खलीफा है उससे ये जो है राजा की जो उपाधि है मान्यता नहीं प्राप्त करता है, और यानी सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं करते। तो एक और चीज है कि जो सुल्तान की सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करता है, लेता है, वो जो है मोहम्मद गजनवी सबसे पहला व्यक्ति। और मोहम्मद गजनवी ने अपने सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति खुदवाई थी। और इसके बाद जो इसका, तो इसे कहा जाता है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210, इसे वैसे कुतुबी राजवंश कहा जाता है, कुतुबी राजवंश। और इसमें 2 शासक होते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक होता है आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र नहीं है बल्कि दत्तक पुत्र है। तो उसके बाद आराम शाह, और आराम शाह सिर्फ जो है 6 महीने ही शासन करते हैं, 6 महीने 18 दिन कुछ है, उतने ही समय में शासन करते हैं। तो आराम शाह मतलब आराम करने वाला व्यक्ति, तो कहाँ ज्यादा शासन करेगा। तो उसके बाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसी राजवंश से कहा जाता है। तो इस वंश में शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास है, इल्तुतमिश भी दास है। इल्तुतमिश जो दास है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है, और 1210 से 36 तक। तो इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो है लाख बख्श, पील बख्श, ये कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा,
लाख वक्ष और पील वक्ष की उपाधि धारण करता है। और ये जो है लाख वक्ष मतलब लाखों को दान करने वाला, पील वक्ष मतलब हाथियों को दान करने वाला। और ये जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाता है। और इसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। और ये जो इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश 1210 से 36 तक ये शासन करता है। इसके बाद जो है ये अपने ही शासनकाल में रजिया को योग्य समझता है और इसी को जो है नियुक्त करता है। लेकिन जो राज दरबार में जो उस समय अमीर वर्ग है वो रजिया को सुल्तान नहीं बनाते हैं। और उसके बाद वो लोग जो है क्या करते हैं कि रजिया से इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज तुगलक को शासक बनाते हैं। लेकिन वो भी कुछ समय तक ही शासक रहता है। उसके बाद रजिया बेगम शासिका बनती है। तो रजिया बेगम जो शासिका बनती है, रजिया बेगम को शासिका बनाते हैं दिल्ली की जनता। रजिया बेगम दिल्ली की जनता के पास जाती है, उनसे याचना करती है, उनसे जो है प्रार्थना करती है। और रजिया बेगम लाल वस्त्रों में, तो इस समय इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की थी कि जिसको भी न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहन के आएगा। राजा की जब दरबार में आएगा तो लाल वस्त्र, न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र, तो रजिया में लाल वस्त्र धारण करती है और दिल्ली की जनता के सामने जाती है। और फिर दिल्ली की जनता रजिया बेगम को शासिका बनाते हैं। तो इल्तुतमिश जो शासक है, इसने एक तो इक्ता प्रणाली शुरू की थी और एक इसने 40 गुलामों के एक दल बनाया था। ये इसने 40 गुलामों के एक दल बनाया था। और एक गुलाम क्या हो जाते कि बाद में बहुत ही सक्रिय, राजनीति में बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद रजिया है, तो रजिया जो है पहली महिला शासिका है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली है। उसके बाद जो रजिया है, रजिया की फिर 40 में हत्या की जाती है। और इसको जो है जो अमीर है वो शासकीय के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो है रजिया में योग्यता थी। और उसके बाद जो है शमसुद्दीन बलवन, इसे कहा जाता है बलवनी वंश। तो जो बलवन है, तो इसके बाद भी जो इल्तुतमिश है, फिर रजिया है, उसके बाद जो है बहुत सारे शासक दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। तो जो सबसे लास्ट शासक बैठता है नसरुद्दीन मोहम्मद बैठता है। और नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद जो है बलवन शासक बनते हैं 1266 से 1287 तक। और जो शासक बलवन है, तो बलवन ने क्या किया है कि जो इसने 40 अमीरों का, 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, ये बलवन सबसे पहले उनको क्या करते हैं, उनको खत्म करता है, उनको जो है भंग करता है। और ये बलवन क्या करता है कि बलवन जो है जो माद्य निषेध है उसे करवाता है, उसे लागू करवाता है, शराबबंदी करवाता है। और जो है अमीर उनको मिलने जुलने पे पाबंदी लगाते हैं, अमीरों को जो है आपस में रिश्ते करने पे पाबंदी लगाता है। तो ये बहुत सारे काम करता है बलवन। और बलवन जो शासक है वो थोड़ा कठोर प्रकार का शासक है। उसके बाद जो बलवन, इस वंश में जो सबसे अंतिम शासक है, बलवन के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं, उसके बाद उसके पुत्र बनते हैं जो कैको वाद है। और लास्ट शासक इसमें कैमूर बनता है, सबसे अंतिम शासक कैमूर बनते हैं। उसके बाद जो कैमूर है, इस वंश को, ये जो प्रारंभिक तुर्की शासक है, इनमें खिलजी वंश आता है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो कैमूर है उसकी हत्या करके, और फिर 1290 से 1320 तक यहाँ पर खिलजी राजवंश आता है। खिलजी राजवंश में सबसे जो पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी है। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति है, ये 70 साल की आयु में दिल्ली का शासक बनता है। और ये 1290 से 96 तक मात्र जो है 6 साल तक शासक रहता है। इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी है, और अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा है और इसका दामाद भी है। और जैसे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश है, तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका दामाद भी अलाउद्दीन खिलजी है। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये एक तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति था, और ये थोड़ा उदार हृदय का व्यक्ति था, हिंदुओं के और सभी के प्रति जो है उदारता की भावना वो रखता है। तो ये जो है सबसे अंतिम शासक इसमें बनते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक है। और अंतिम शासक खिलजी के वंश का जो अंतिम शासक है
वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद जो है, जो इसमें जैसे कोई वंश आए, सबसे लास्ट में जो शासक आ रहा है वो सबसे अयोग्य होगा, और अयोग्य होने के बाद कोई जो है दूसरा उसका फायदा उठाएगा। तो उसके बाद तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने बहुत सारे काम करवाए थे। इसने जैसे जो है बाजारों में मूल्य नियंत्रण करवाया था, इसने जो है जो काम करवाया था, इसने होलिया, सैनिकों को होलिया लिखवाना, इसने दाग प्रथा शुरू की थी, घोड़ों पे दाग लगवाना, और इसने जो है बाकायदा रजिस्टर बनवाया था। और जो घोड़े हैं तो लोग क्या करते थे कि जो अधिकारी होते थे वो जो है किसी घोड़े को दिखा देते थे, फिर जो है युद्ध के समय में किसी और घोड़े को लाते थे, या किसी का नाम लिख देते थे सैनिक में और बाद में किसी और को भेज देते। तो इसलिए जो है चेहरा प्रणाली, और इसने जो है जो टैक्स है इसमें, इसके समय में इसने जो टैक्स लगाए थे वो इसने जो है 50% कृषि पे इसने 50% टैक्स वसूला था। और ये जो बाजार प्रणाली स्थापित करते कम तोलने पे, और ये कम तोलने पे ये क्या करता है कि उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है, खिलजी वंश के बाद यहाँ पे आते तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 यानी 94 साल तक तुगलक वंश जो है शासन करते, 94 साल तक। यहाँ पर जो 1290 से ये 30 साल तक कर रहे हैं, 30 साल तक, 30 वर्ष तक, ये 94। और यहाँ पर देखो तो 1206 से 1290, तो 90 में से ये 84 साल तक, 84 साल तक जो प्रारंभिक तुर्की है, ये दास वंश, गुलाम वंश, ये भी बलबन जो है गुलाम इल्तुतमिश का था। लेकिन इनको जो ये गुलाम है, ये अपने आप को ममलुक वंश कहते हैं, कि हम जो है जो गुलाम है, हम जो है गुलामी से क्या हो चुके, मुक्त हो चुके। तो ये ममलुक वंश भी एक कहते हैं अपने आप को। और यहाँ पर फिर इसके बाद जो है सैयद वंश है, तो 1414 से और 51 तक है, ये 37 साल तक है। और यहाँ पे 1451 से और 1526, 50, 70, 76, 75 वर्ष तक। तो सबसे ज्यादा जो शासन करे, ये भी पूछा जाता है कि किस वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया। तो यहाँ पर क्रम भी ध्यान रखना कि तुगलक वंश यहाँ पे सबसे ज्यादा शासन कर रहा है, या सबसे कम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो है सैयद वंश कर रहा है सबसे कम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तुगलक वंश में 1320 से 1414, इस वंश का जो संस्थापक है, जैसे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जो प्रारंभिक जो तुर्क वंश का संस्थापक है या गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। और इसने जो ईरान का, अभी मैं बता रहा था कि ईरान का इसने खलीफा से जो है खलीफा से सुल्तान की उपाधि वो प्राप्त की थी, और इसलिए ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यहाँ पर जो तुगलक वंश है, तो गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक है, 1320 से 24। बहुत सारी किताबों में 25 मिलेगा, लेकिन इसमें जो है एनसीईआरटी में आपका 24 है, तो आपको 24 ध्यान रखना है। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये भी जो गयासुद्दीन तुगलक है अपने आप को ये भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पर फिर जो है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, काफी लंबे समय तक ये शासन करता। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आप लोग जो है जानते होंगे, परिचित होंगे, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि जिनसे ये जो है चर्चाओं में रहा है। इसे जो है पागल बादशाह भी इसे कहा जाता है। इसे एक अन्वेषण करता भी कहा जाता है, कि नए नए अन्वेषण वो करता रहता था। और इस समय जो बर्नी है, इसके समय में लेखक, तो बर्नी इसके समय में लेखक है, तो बर्नी को ये कहता है जब ये जो अंतिम अवस्था इसकी रहती है, और जब ये बीमार रहते हैं अंतिम अवस्था में, तो बर्नी को ये कहता है कि मैं जनता के लिए काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन जब मैं एक बीमारी का इलाज करता था तो
यदि कमर दर्द का इलाज करता था तो पेट दर्द बताती है जनता, पेट दर्द का इलाज करता तो घुटने दर्द बताते, घुटने दर्द का इलाज करता सर दर्द बताती है। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ न कुछ जो है जनता कुछ न कुछ बहाने बनाती है। तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके जो योजनाएं, बहुत सारी इसने योजनाएं चलाई है। तो सबसे पहले क्या करता है कि कर वृद्धि करते हैं दुआब क्षेत्र में, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसलिए ज्यादा जो है टैक्स बढ़ाते थे, 50% टैक्स करते हैं कृषि पे, कि वहां जो है वो उपजाऊ क्षेत्र है। और उससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया, लेकिन उस समय तो सही चला है, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन इसकी जो है किस्मत समझ लीजिए जो भी है कि जिस समय कर वृद्धि करता है उसी समय जो है उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, और जो कर्मचारी है वो इस बात की जो है शासक तक उस बात को नहीं पहुंचाते हैं, और जबरदस्ती जो है टैक्स वसूला जाता है। और अंत में जब शासक को ये पता लगता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि ये बात है, तो फिर शासक जो है अपने ही खजाने से, अपने खाद्यान्न से उनको जो है अनाज बंटवाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, तो ये स्कीम इसकी असफल हो जाती है। 1326-27 में ये स्कीम चलाते हैं। उसके बाद जो है ये क्या करता है कि अपनी राजधानी परिवर्तन करता है, और राजधानी परिवर्तन करता है तो ये कहाँ राजधानी परिवर्तन करता है, ये राजधानी परिवर्तन करता है दिल्ली से दौलताबाद। और दौलताबाद जो नगर है ये वो बसाता है, उस नगर, उसका जो है नाम है देवगिरी, महाराष्ट्र में, लेकिन उसका नाम ये जो है दौलताबाद करता है, और वहां पर एक नगर बसाते हैं दौलताबाद के नाम से, और वहां पे राजधानी परिवर्तन करता है कि जो दक्षिण में जो भी विद्रोह होते हैं उनको जो है वहां से सोचते कि वहां बीच में ऐसे सेंटर में पड़ेगा, तो इसके लिए वो दौलताबाद में अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। लेकिन इसमें भी उसे जो है बैकफुट पे आना पड़ता है, क्योंकि दौलताबाद जो है वहां जो, जब दिल्ली की, यहाँ आप लोगों ने पढ़ोगे, जब दिल्ली की सारी जनता को आदेश देता है कि आपको दौलताबाद जाना है, और 700 किलोमीटर की लंबी जो है सड़क बनवाई जाती है, उस पर सराय बनाए जाते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है, और फिर वो जो है किसी सैनिक भेजते, कोई दिल्ली में है तो नहीं, तो ये सारी कहानी है। और 1327-28 में ये काम करते हैं। तो आप ये इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, सबसे पहले काम वो क्या कर रहा है कि टैक्स वृद्धि कर रहा है। तो टैक्स वृद्धि कर रहे हैं तो जनता विरोध कर रही है, जनता विरोध कर रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और भाग कहां जा रहा है, दिल्ली से दौलताबाद। अब दिल्ली से दौलताबाद गया, वहां जो है वहां का जो मौसम है, वहां का जो जलवायु थी, वो उसे वो जनता को वहां छोड़ने होते, फिर जो है वापस आदेश देते वापस दिल्ली चलो, फिर वापस दिल्ली आते हैं, और वो स्कीम उसकी असफल हो जाती है। सेकंड स्कीम वो है उसकी। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। अब आप इसको कहानी को जोड़ने की कोशिश करो कि बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। जब बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा तो वो क्या करते हैं, एक सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं, और सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं तो तांबे की मुद्रा चलाता है। और तांबे की मुद्रा जब चलाता है तो उसमें वो किसी प्रकार का राज चिन्ह है उसको वो नहीं देता है, या जो है उसके जो कर्मचारी उसको ये नहीं बताते कि इसमें कोई राज चिन्ह छापा जाए। और लोग क्या करते हैं कि तांबे की मुद्रा, एक जो है तांबे का टुकड़ा टाइप का रहता है, वो कहता है कि भाई हमारे पास सोने चांदी की कमी हो चुकी है, और उस समय वास्तव में विश्व में ऐसी भी स्थिति आ जाती है, तो वो कहते हैं कि हम तांबे की एक जो है सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, जिसके दाम जो है सोने चांदी की मुद्रा के बराबर ही होगा। और अब इसमें स्थिति ये हो जाती है कि लोग अपने घरों में टकसाला बना लेते। लोग जो है कहीं दुकान में सामान के लिए जा रहे हैं तो लोगों को सामान नहीं मिल रहा, क्योंकि सबने घर में टकसाला बनाए हुए थे, जो है मुद्राएं छाप रही है कि किसी जो है पैसों की आवश्यकता नहीं है। और लोग परेशान हो जाए। जब बाद में इसको पता लगता है तो बाद में वापस वो कहते हैं कि इनको जो है सब वापस करो, और इसके बदले सोने चांदी की। तो यहाँ भी ये स्कीम इसकी असफल हो जाती है। तो एक आप जो है अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक अर्थशास्त्री है ग्रेस्म। तो ग्रेस्म महोदय ने जो है कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये कोटेशन ग्रेस्म का है, अर्थशास्त्र में आ सकता है। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि जो अच्छी मुद्रा थी, वास्तविक मुद्रा थी, सोने चांदी को लोगों ने घर में रख दी, और जो बुरी मुद्रा आ गई है तो बुरी मुद्रा ने उसको क्या कर दिया, उसको दबा दिया, उसको घर में रख दिया, और बुरी मुद्रा चलन में आ गई है। तो अच्छी मुद्रा को तो जो है आपको उसका ध्यान रखना। और ये जो है उसके बाद एक और स्कीम चलाता है खुरासान अभियान वाला और कराची अभियान वाला। ये जो है यहाँ उत्तराखंड में और हिमाचल जैसे क्षेत्रों में था, तो वहाँ और जो चाइना वाले क्षेत्र में था, वहां पर भी वो स्कीम चलाता है। उसके एक योजना बनाता है, और उसके लिए जो है बहुत सारे सैनिकों, 3,70,000 सैनिकों की भर्ती करता है। उनको 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे देता है।
और बाद में जो है वो सोचता वहां पर कोई योग्य, उस समय कोई अयोग्य शासक था, बाद में कोई योग्य शासक, उसको पता लग जाता है कि वहां पर कोई योग्य शासक, उसको भी जो है वो मना कर देता है कि चलो इसको भी जो है ये आक्रमण भी नहीं होगा, वो इसकी भी असफल हो जाते हैं। और एक जो है ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, ये कुमाऊं वाले क्षेत्र में वो आक्रमण करता भी है, तो वहां जो है वो उनके सैनिक को पहाड़ों में लड़ने का उतना अनुभव नहीं होता है, और जितने सैनिक जाते हैं उनमें से बहुत कम ही वापस आते हैं। तो ये फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे जो है ऐसे काम भी है। और बर्नी समय जो इतिहासकार है, तो बर्नी उस समय लिखता है जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है कि जनता को शासक से और शासक को जनता से मुक्ति मिली है, क्योंकि ये जनता से परेशान था, शासक जो है जनता इससे राज्य से परेशान थी। तो फिरोज शाह इसके बाद जो है इसका चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और 1351 में दिल्ली की गद्दी पे बैठते हो, 1388 तक ये रहता है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये जान लीजिए, इसने जो अपना राज्याभिषेक किया था ठट्टा नामक स्थान पे करवाया था, सिंध वाले क्षेत्र में है, जैसे इसके जो है मृत्यु पत्र। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जब गयासुद्दीन तुगलक ये क्या करते हैं कि अपने पिता की स्वागत के लिए एक जो है लकड़ी के महल बनाता है, और उस लकड़ी के महल में ये गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करते हैं, और वहां पर लकड़ी के महल ढह जाता है, और यहाँ पर जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला शासक है। और ध्यान रखना, इससे पहले 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले शासक है अशोक और जो है शिवाजी, ये 2 बार शासक, 2 बार जो है राज्याभिषेक करवाने वाले शासक है इतिहास में, इस बात का आप ध्यान रखना। तो फिरोज शाह तुगलक ये भी जो है बहुत सारे कार्य करवाता है, बहुत सारे निर्माण कार्य करवाते हैं, नहरों के कार्य के लिए, नहरों को जो है सिंचाई के लिए इसने जो है उर्स नामक एक कर भी लगाया था। और यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये चराई कर और घराई कर, चराई मतलब जहाँ चराई वाली जमीन है वहां पे चरी कर, और घर पे भी एक टैक्स लगाते हैं, तो उसे कहा जाता है घरी कर। अब जो इस समय ये फिरोज शाह तुगलक है, एक तो नहरों का निर्माण करवाता है, और कृषि पे जो है बहुत ध्यान देता है, और इसके समय बहुत सारी नहरें बनी है, और इसके जो काम होंगे और फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है तुगलक वंश में जो अंतिम शासक है वो है नासरुद्दीन। तो नासरुद्दीन इसके बाद अंतिम शासक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना होती है, और उसके सैयद वंश की स्थापना करते खिज्र खान, और ये है 1414 से 1451 तक। ये जो खिज्र खान है ये 1414 से 1421 तक शासक रहता है। तो ये जो है खिज्र खान जो है, जब तैमूर का जो है आक्रमण होता है भारत पे, तो तैमूर जब वापस लौटता है तो अपने एक सूबेदार को यहाँ पर जो है रखता है, ये गवर्नर को यहाँ पर जो है रख देता है, और शासन करने के लिए छोड़ देता है सिंध इत्यादि वाले क्षेत्र में, और ये फिर जो है भारत का ये शासक बन जाता है, और ये 1414 से 1421 तक ये जो है शासन करता है। तो भारत में अपना जो है प्रतिनिधि नियुक्त करता है खिज्र खान, और उसने जो है सुल्तान की उपाधि, इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और इसने रायते आला की उपाधि ये धारण करता है खिज्र खान। ये भी जो है पूछा जाता है कि इसने रायते आला की उपाधि धारण की थी। उसके बाद जो है इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है जलालुद्दीन अहमद शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक जलालुद्दीन अहमद शाह रहता है। और वैसे इसके बाद जो है खिज्र खान के बाद इसके बाद जो शासक बनते हैं मुबारक शाह बनता है, और उसके जो अंतिम शासक होता है वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कहा जाता है कि उसका शासन सिर्फ दिल्ली से पालमपुर तक ही था। इसके बाद जो है लोधी वंश आता है, और लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक ये शासन करता है, काफी लंबे टाइम तक ये शासन करता है। तो बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी जो है, उसके बाद बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी गद्दी पे बैठता है, उसका बेटा जो है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद जो है उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठता है। तो
तो सिकंदर लोदी जो है इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। सिकंदर जो बहलोल लोदी है, इसका जो पुत्र है सिकंदर लोदी, उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी 1517 से और 1526 तक, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर उसको पराजित कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है वो थोड़ा सा ये देखा है। उसके बाद जो है जो इब्न बतूता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता एक यात्री, मोरक्को का यात्री, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो है एक देश है मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। वो भारत में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। और उसने एक पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने। तो उसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सफरनामा या रहेला, रहेला या सफरनामा, उसकी रेहला या सफरनामा उसकी पुस्तक का नाम है। और उसको जो है इसने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और एक और था जो मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गए, जो है जब जो है मोहम्मद गजनवी भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो है एक इतिहासकार भी आया था उसके साथ भारत, एक विद्वान भारत आया था, उसका नाम था अल-बरूनी। और अल-बरूनी ने जो है जो पुस्तक लिखी थी वो थी तहकीक-ए-हिंद पुस्तक अल-बरूनी ने लिखी थी। अब हम इसको जो है थोड़ा सा देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके कितना चल रहा है। अब यहाँ पे देखो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहान, यानी तोमरों को किसने, अजमेर के चौहानों ने, जिन्हें जो है चहमान के नाम से भी जाना जाता है। चहमान इस वंश का मैंने सबसे प्रतापी शासक बताया था, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इनको परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो यहाँ पर ये शासक देहलीवाल सिक्के ढालते थे, ये आप लोग ध्यान रखना, और जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब दिल्ली सल्तनत ये अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण करती है, अपने आप को सुल्तान कहते हैं। जो भी जो है शासक है ये सुल्तान कहते हैं। और सबसे पहले सुल्तान, मैंने आपको कहा कि मोहम्मद गजनवी अपने आप को सबसे पहले सुल्तान कहता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली का एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो जो है जो दिल्ली है, धीरे धीरे जितने भी शासक आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना नियंत्रण बढ़ाते जा रहे हैं। दिल्ली वाले क्षेत्र से आगे अन्य क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में बढ़ाते जा रहे हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली इतिहास। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली इतिहास है वो तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासन में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी जाती है, तारीख और तवारीख फारसी भाषा में लिखी जाती है। थोड़ा सा कोशिश करना कि तारीख क्या है, तवारीख कौन है, ये तवारीख के लेखक कौन है और तारीख के लेखक कौन है। ये तवारीख के लेखक है सचिव, प्रशासक, कवि और दरबार जैसे सुसज्जित व्यक्ति होते थे। जो दरबार में, राजा के दरबार में उसके सचिव है, प्रशासक है, ये लोग लिख रहे तवारीख। और होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। और ये न्याय संगत शासन पे महत्व पे बल देते थे कि किस प्रकार से अच्छा शासन चलाया जा सकता। तवारीख के लेखक कौन थे? तवारीख के लेखक, ध्यान रखना, ये नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा से लिखते थे। ये इसलिए लिखते थे उनका इतिहास कि उसे उन सुल्तानों से उनसे क्या मिले, इनाम इकराम मिले। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। अब ये हमने देख लिया कि जो ये तवारीख है, ये सचिव, प्रशासक, कवि और जो दरबारी है, सुशिक्षित व्यक्ति, ये लोग लिख रहे हैं।
और एक क्यों लिख रहे हैं, ये विशेषकर दिल्ली में, ये शहरों में है, नगरों में है, और ये जो है इनाम इकराम के और के लिए लिख रहे हैं, और ये जो है न्याय शासन के। लेकिन जो ये तारीख है, ये तारीख जो लिख रहे हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में, या जो है शासन, ये नहीं कोई, ये सामान्य व्यक्ति लिख रहे जो तारीख लिख रहे, तो तारीख फिरोसा ये इस प्रकार की कुछ लिखेंगे, तो उसको आप ध्यान रखना। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सिंहासन पर बैठी, 36 में ये सिंहासन पर बैठे जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उससे पहले जो मैंने कहा था कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। 1210 में अब ये मिनाज ए सिराज जो इतिहासकार है, उस समय मिनाज ए सिराज इतिहासकार है जिसने पुस्तक लिखी थी तबकात-ए नासरी। मिनाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन? जो रजिया है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। यानी ये व्यक्ति लिख रहा है मिनाज ए सिराज, लेकिन ये खुद ही लिख रहा है कि मैं जो है एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा हूं। तो ये मिनाज ए सिराज ने उसके बारे में लिखा कि वो सभी भाइयों में योग्य है, लेकिन फिर भी जो है मैं उसे क्या नहीं दे पा रही हूँ, शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। अब यहां पे रजिया बेगम है, ये इनकी पिक्चर है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, तो ये भी कारण था। और 1240 में उसे क्या हुआ, सिंहासन से हटा दिया गया। यही कारण रहा कि सिंहासन से हटा दिया गया। अब रजिया के बारे में मिनाज ए सिराज के विचार क्या है। मिनाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने उसे आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, जो समाज ने व्यवस्था बनाई है, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब उसके बारे में लिख रहा है कि इतने सुंदर बनाए हुआ है, इतने जो है इसके पास सर्वगुण है, लेकिन फिर भी इसे जो है ये सब खूबियां दी है, तो इसे क्या हासिल हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने सिक्के जो ढलवाए उसने इन सिक्कों पे ये लिखवाए हैं। और एक और वो ध्यान रखना कि आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है, वहां पर वारंगल क्षेत्र था। पहले वारंगल में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। वारंगल वाले क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। 1266 से 1289 89, और रजिया है 1236 से 1240। यानी रजिया बेगम पहले है, और जो रुद्रमा देवी है, तो रुद्रमा देवी किस वंश की है, ये जो है वारंगल वाले क्षेत्र में है, और ये काकतीय वंश की है, और इसका नाम है रुद्रमा देवी। तो ध्यान रखना कि इसका जो है यदि कालक्रम पूछा जाए तो पहले जो है रजिया सुल्तान का आएगा, और फिर जो है रुद्रमा देवी का आएगा। तो ये इस समय शासिका रही रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। अब कैसे विपरीत था? रुद्रमा देवी ने क्या करा है, रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। जो भी उसने अभिलेख लिखवाए उसने पुरुष ऐसा नाम लिखवाया जैसे पुरुष का। और एक और ध्यान रखना, एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्दा। ये जो है 980 से 1003 इससे पहले है। एक कश्मीर की है, ये जो है दिल्ली की है, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए, लेकिन एक कश्मीर की है। तो यदि कालक्रम पूछा जाए तो सबसे पहले जो है कश्मीर की जो रानी है दिद्दा 980 से 1003, उनका नाम दिद्दी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिया रानी को यहाँ स्नेह भर संबोधन किया। दिद्दा जो उसे दिया है, दीदी से दिद्दा, वो जनता के स्नेह से प्रेम से इसे ये संबोधित किया गया। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना कि कौन जो है शासिका, पहले तो सबसे पहले दिद्दा है, फिर जो है रजिया सुल्ताना है, और फिर जो है रुद्रमा देवी है। और रुद्रमा देवी वारंगल वाले क्षेत्र में, आधुनिक आंध्र प्रदेश वाले में काकतीय वंश की थी। कश्मीर वाले क्षेत्र में दिद्दा, इसने भी शासन किया। तो सेकंड नंबर पे रजिया सुल्तान आएगी, और थर्ड नंबर पे रुद्रमा देवी आएगी।
लेकिन भारत की यदि बात की जाए तो रजिया बेगम आएगी, क्योंकि उसने एक निश्चित क्षेत्र में क्या है, कश्मीर वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी, कि कोई भी शासन चलाने तो इनकी जरूरत होगी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि इन्होंने 40 गुलामों का एक दल बनाए हैं। तो 40 गुलामों का दल जो है बनाए हैं, चालगहान वो जो है इल्तुतमिश ने बनाए हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने गुलामों को जो है सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद कर रहा है। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है, ध्यान रखना। इन गुलामों को, जो 40 गुलामों का दल है, इनको फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए, वो गुलाम जो उन्हें खरीदते थे, उन गुलामों को जो है सैनिक सेवा। खलजी, अब ध्यान रखना कि आप किताब में खिलजी पढ़ते होंगे, लेकिन अब एनसीईआरटी में खलजी है, खिलजी नहीं है। तो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित न्यून वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब यह ध्यान रखना कि इसने जो ये बंदगाह है, जो 40 अमीरों का दल है, इल्तुतमिश ने इसको जो है विशेष संरक्षण दिया। उसके बाद बलबन ने इनको समाप्त किया, और जब जो है फिरोज तुगलक आते हैं, तो फिरोज तुगलक जो है उनके लिए एक विभाग ही स्थापित कर देता है। तो यहां पे है कि ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो ध्यान में यह रखना है कि यदि ये पूछा जाए कि जो गुलाम है या सेनापति है, ये सूबेदार, सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे इनको, तो ये सिर्फ अपने मालिक के प्रति ही या संरक्षक के प्रति वफादार रहते थे, और किसके प्रति वफादार नहीं रहते थे, ये जो उनके परिवार है और उनके जो है उत्तराधिकारी है, उनके प्रति इनकी कोई वफादारी नहीं होती थी। इसके आगे तो पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को विभिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ पे कहा जाए जो पहले वाले सुल्तान उन्हीं की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सैन्य नायकों को विभिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता, अब जो ये इक्ता है, ये इक्ता प्रणाली मैंने कहा कि इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। यानी ये क्या करते थे कि जो सूबेदार है, इनको, जो सूबे के सूबेदार है या जो है इनके इक्ता में वैसे इक्तादार होता था, और उसे मुक्ति भी कहा जाता था। तो इक्ता जो इसको संभालने वाला अधिकारी था, इक्ता को संभालने वाला अधिकारी, उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। और ये जो है इक्ता यानी ये जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था उनको, इस क्षेत्र, ये जमीन का टुकड़ा हो, इसमें तुम टैक्स वसूलोगे। और ये व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और इसमें मुक्ति का जो फर्ज था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, मुक्ति जो इक्तादार है, इसका जो है फर्ज था सैनिक अभियानों में नेतृत्व करना और अपनी इक्तों में कानून व्यवस्था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में हुए मुक्ति अपने इलाके से राजस्व की क्या करते थे, वसूली किया करते थे। तो जो ये जो है वेतन के रूप में अपने सैनिकों को जो वेतन देना है, तो जो उनको इक्ता दे रखा है, उसके बदले ये क्या करते थे कि वहां से जो उस क्षेत्र से जो राजस्व इकट्ठा होता था, टैक्स दिया जाता था, उसे वसूलते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को क्या भी करते थे, तनख्वाह भी देते थे, वेतन भी देते थे। उस समय 3 तरह के कर थे।
एक तो कृषि पर कर था, और कृषि पर कर जिसे खराज कहा जाता था। ध्यान रखना, जो कृषि पे कर है इसे खराज कहा जाता है। और एक टैक्स है जो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, और उसको जो जजिया कर था, गैर धार्मिक कर था ये। तो जो जजिया कर था वो ये गैर धार्मिक कर था, यानी वो जो है मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता, यानी वो जो है एक जो जजिया कर था वो जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और वो जो है एक सैनिक कर था। वो ये समझो उसे सैनिक कर था, वो गैर धार्मिक कर ना था, बल्कि वो जो है, हाँ गैर धार्मिक कर अपने आप होगा, क्योंकि जो है धर्म से उसका कोई संबंध नहीं। तो वो जो है एक सैनिक कर था, और वो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और उस पे जो जजिया कर जो सबसे पहले शुरू किया है वो क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया है। और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, तो फिरोज तुगलक ने उसको जो है ब्राह्मणों पे भी लगाए हैं। तो ध्यान रखने कि किस शासक ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। और अकबर ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखना कि किसने जो है जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। और शुरू किसने किया? और किसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया है। और ये इसे खराज कहा जाता था। एक कर था खुम्स। खुम्स जो युद्ध लूट से प्राप्त होता धन, उसको जो है खुम्स कहा जाता था। तो यहां पर कहा जा रहा है कि तीन तरह की एक कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। और ध्यान रखना किन किन शासकों के समय में 50% है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, फिरोज जो अलाउद्दीन खिलजी है उस समय पे। मवेशियों पर तथा घरों पर। अब घरों पर मैंने कहा कि जो फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक सॉरी जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो घरों पर घरी कर लगाता है, और मवेशियों पे जहां पे चरते हैं वहां पर एक चरी कर लगाता है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियन आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो ये देखना कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कब आक्रमण किया और किस क्षेत्र में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गई। इस समय सबसे ज्यादा मंगोलों के धावे इस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है और जो बलबन है, तो बलबन के समय में भी हुए हैं, और उससे पहले इल्तुतमिश के समय में। लेकिन इल्तुतमिश ने जो मंगोल आक्रमण है, तो मंगोल आक्रमणकारी एक मंगोल आक्रमणकारी था, वो जो है मागवर्णी है, क्या नाम है उसका, तो वो जो है किसी का पीछा कर रहा था, और उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी उससे इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे सहायता देने से मना कर दिया। तो उससे मंगोल आक्रमणकारी से वो बच गए, यानी इल्तुतमिश मंगोल आक्रमणकारी से अपने आप को उसने बचा लिया है। तो इनके शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है। अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसने क्या किया कि इसने स्थायी सेना रखनी शुरू की है। इससे पहले जो है शासक स्थायी सेना नहीं रख रहे, तो ये स्थायी सेना रख रहा है। और स्थायी सेना को क्या कर रहा है कि ये जो है वेतन भी दे रहा है। तो ये जो है वेतन देने, तो इसलिए इसने क्या किया कि दाग प्रणाली और होलिया प्रणाली, जो सैनिक है उसका होलिया लिखना, और जो घोड़े हैं उसको जो है दागना, वो शुरू कर दिया है। एक मोहर लग जाती थी, करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए क्या था? भारी चुनौती थी। तो भारी चुनौती थी, तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सौयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तो तुगलक वंश के बाद जो है दिल्ली पर किसका? सौयद वंश। और सौयद वंश में कौन आते, लोधी वंश में कौन आते, मैंने आपको जो है पीछे बता दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
आप इसका कोशिश आपको आंसर दीजिए इसका, भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आप उसको जो है उसका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में वो लिखे कि इसका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। अब है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 से 45, 5 साल तक इसने शासन किया। बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था इसने, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को, जो मुगल सम्राट हुमायूं है 1530 से 40 तक मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली का शासक रहा, और इस समय बीच में शेरशाह सूरी उसको क्या करता है कि हरा देता है, और हराने के बाद कनौज युद्ध में उसकी हार हो जाती है, और उसके बाद जो है उसको जो है वो भागने पे विवश हो जाते हैं हुमायूं, और दिल्ली की गद्दी पे शेरशाह सूरी जो है बैठता है और 5 साल तक शासन करता है। और फिर जब जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती कालिंजर के दुर्ग में, तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी जो है अयोग्य रहते हैं। तो 1555 में हुमायूं फिर से वापस आता है, और 1556 तक वो दिल्ली की फिर जो है शासन करता है। तो दीन पनाह एक पुस्तकालय है, दीन पनाह नगर हुमायूं ने बसाया था, और दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिरता है, और उससे जो है सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके हुमायूं के बारे में लेनपुल महोदय ने, ध्यान रखना, लेनपुल महोदय ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ा करके उसकी मृत्यु हो गई। तो जीवन भर जो है लड़खड़ाता रहा एक जगह दूसरी जगह, और फिर लड़खड़ा करके उसकी मृत्यु हो गई है। तो दीन पनाह नगर इसने बसवाया था। और एक है जहां पनाह, तो जहां पनाह नगर जो है वो जो बसाया था, तो जहां पनाह नगर मुहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, ध्यान रखना। तो 1526 तक को चुनौती दी और परस्त किया, इसको हराया, और जो है इस समय ये दिल्ली के शासक शेरशाह ने दिल्ली, जो शेरशाह का बचपन का नाम वो फरीद है, उसने एक जो है शेर मारा था, और फिर उसको जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश तथा स्थापित कर दिया है, यानी सूरवंश इसने स्थापित कर दिया है। तो राजवंश स्थापित किया, और सूर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासन किया। सूरवंश का शासन देखोगे तो 40 से और 55 तक है, यहाँ 45 तक तो शेरशाह सूरी है, लेकिन उसी के और शासक जो है 55 तक, क्योंकि हुमायूं गो बैक जो कर रहा है वो 55 में आ रहा है, वापस आ रहा है। तो 55 तक शेर जो है सूरी वंश है, 40 से 55 तक यानी 15 साल तक शासन किया। कभी आप ये कंफ्यूज में मत रहना कि यहाँ पर सिर्फ 5 साल ही है, ये जो 5 साल है 40 से 45, तो यहाँ पर जो है 40 से 55 तक शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। तो इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी, और अलाउद्दीन खलजी जो है वो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के वो समान जो है विश्व विजेता के सपना देखता है, और सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण करता है। तो इसने कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो हुआ है 1556 से 1605, जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ध्यान रखना कि इसने किसकी प्रशासन व्यवस्था को, अकबर ने किसकी प्रशासन व्यवस्था को अपनाया, तो शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। अब यहां पे मुगल जो शासक है, मुगल जो वंश है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, तो मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी
आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जो दिल्ली के लाल किला है, आप लोग ध्यान रखें, दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। तो एक कभी मुगलों के क्या होता था, निवास स्थान होता था लाल किला। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं मुगल दो महान शासक। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि मुगल जो है, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। इनमें जो है माता की ओर से वो क्या थे, मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। माता की तरफ पे मंगोल वंश से थे, जो चंगेज खान, जो मंगोल शासक चंगेज खान है उसके वंश के थे। तो मंगोल थे, मंगोल से थे, और चंगेज खान के वंश था मंगोल। तो ये इस क्षेत्र में राज करते थे। और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। तो पिता की ओर से जो है ये तैमूर वंश के थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ये ध्यान रखना कि ये क्या अपने आप को क्वेश्चन आएगा कि क्या ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद करते, तो नहीं, क्योंकि जो मंगोल है इनसे लोग भयभीत थे, इनके जो है जो आक्रमण था। तो दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्यों अनुभव करते थे कि ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके द्वारा इस महान पूर्वज ने 1398 पे दिल्ली पर कब्जा किया था। जो तैमूर जो वंश का शासक था उसने 1398 में दिल्ली को जो है दिल्ली पे कब्जा किया था। तो जो तैमूर लंग है उसने ये जो है अपने आप को तैमूर वंश का ज्यादा वो कहलाना पसंद करते थे कि उनके पूर्वजों ने दिल्ली पे क्या किया है, कब्जा किया है 1398 में। तो दो वंशों से है वो, तैमूर वंश से और जो चंगेज खान का वंश है उससे। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30, 4 साल ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की आयु पे एक गद्दी पे बैठ रहे हैं, कहीं होगा 14 वर्ष, ध्यान रखना 12 वर्ष लिखा हो। 1494 में परगना के राज्य की जो है इसने गद्दी जो है संभाली। तो इसके पिता की मृत्यु जो है जब इनकी उम्र बहुत कम थी, एक कबूतरबाजी इत्यादि करे, कबूतर को उड़ा रहे थे, छज्जे से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु हो सके, उमर शेख मिर्जा जो थे उनकी मृत्यु इनकी कम उम्र में हो गई थी। तो मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब जो मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेक के आक्रमण के कारण जो है इसको अपनी पैतृक गद्दी, जो यहाँ पर ये परगना की गद्दी बैठा वहां को छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर जो है 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपना कब्जे में कर लिया। 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर जो है, जो दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र है, उसको हराता है और दिल्ली की गद्दी को जो है प्राप्त करता है। तो बाबर ने 4 युद्ध भारत में किए थे, जो महत्वपूर्ण युद्ध है। वैसे उससे पहले भी उसने युद्ध किए थे। तो जो पहला युद्ध है वो जो है पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। जो सेकंड युद्ध है वो उसके बाद खानवा का युद्ध होता है, जो 1527 में होता है, और वो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है 17 मार्च 1527 को, और उसमें राणा सांगा की पराजय हो जाती है। और उसके बाद जो है तीसरा युद्ध है वो चंदेरी का युद्ध है, जो बाबर और मोहिउद्दीन राय के बीच में होता है 1528 में होता है। लगातार युद्ध करते हैं, 1528 में युद्ध होता है, जिसमें चंदेरी राय की जो है पराजय हो जाता है। और उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जो नुसरत शाह के साथ बाबर का युद्ध होता है, और बाबर जो है सारे युद्ध को जीता है। तो सबसे पहले आप जो है ध्यान रखिए, आप जो है आपका जो भी तारीख होगा
आप पानीपत के प्रथम युद्ध समझ जाएंगे कि जो है सबसे पहला ये है। लेकिन यदि सीरियल में क्रम में लगाने का और यदि पूछ जाए किस सन में कौन सा युद्ध हुआ है, 26 में 27 में कौन सा किया है, 28 में कौन सा किया, 29 में कौन सा किया, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप जो है आपका जो तरीका होगा, मैं आपको एक अपने तरीके एक बताता हूँ कि सबसे पहले यदि हमारे घर में कोई आता है तो हम उसे सबसे पहले जो है बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध। अब पानीपत का युद्ध हुआ तो कोई मेहमान दिन में आया है, खाने का टाइम हो रखा है, तो हमने उसे पानी पिलाया, गर्मी के टाइम है, हमने पानी पिलाया। अब उसको जो है सीधे हम कहेंगे ऐसा है कि चाय पानी तो हो गए, अब चाय चुई छोड़ो और ऐसे सीधे खाना खा लेते। तो सेकंड नंबर पे खानों का युद्ध होता है, यानी पहले हमने उसको आते ही पानी पिलाया। 1526 में पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, और जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। फिर हमने उसे कहा कि भाई जो है सीधे खाना खा लेते हैं, और फिर खानों का युद्ध होता है जो 1527 में होता है, और बाबर और जो है राणा सांगा के बीच में होता है 1527 में। तो खानों एक युद्ध में, और जो मेवाड़ का शासक है राणा सांगा, उसके बीच में होता है। और उसके बाद जैसे खाना खा लिया तो हमने अब देखा कि अब जो है उसने कहा भाई कि अब ऐसा है कि ठीक है साहब अब जो है चलते हैं। तो हमने कहा अब चाय पानी पी लो। तो हमने उसने कहा चलो पिला लो, जाते समय उसको चाय पानी पिला दी। तो उससे चाय पानी मतलब पानी तो छोड़ो, उससे चाय पिलाई। तो फिर जो है चंदेरी का युद्ध हो गया, और फिर वो अपने घर निकल गए तो घाघरा का युद्ध हुआ। तो सबसे पहले वो आया, उसे पानी पिलाया, तुरंत उसे खाना खिलाया, फिर जाने का टाइम उसे जो है चाय पिलाई, और फिर वो जो है क्या हो गए, वो अपने घर चले गए। तो घाघरा का युद्ध सबसे लास्ट में। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियमों में विश्वास नहीं रखते थे, और पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 1500 ये पहला युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, और तृतीय युद्ध है। तो 2 युद्ध के बारे में आप जानते हो, तीसरा युद्ध जो है अभी मैं आपको उस पर भी चर्चा करता हूं। ये जो है मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। जो ज्येष्ठ अधिकार का नियम है कि ज्येष्ठ लड़का ही राजा बनेगा, इस नियम पे विश्वास नहीं करते थे। इनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते, जिनमें क्या होता था कि ज्येष्ठ पुत्र अपने राज्य का अपने जो है पिता का राज्य का उत्तराधिकारी होगा, इस पे विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत मुगल किस पे विश्वास करते थे? इसके विपरीत ये उत्तराधिकारी में वह शहादयाद की मंगोल और तैमूर वंशों की जो प्रथा थी जो अपनाते थे, उस पर विश्वास करते थे। उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो ये देखना आप लोग कि किस पे विश्वास करते थे। तो जो उत्तराधिकारी का शायदायाद की जो मंगोल और तैमूर वंशों की जो प्रथा है, उस पर विश्वास करते थे, और उस हिसाब से क्या करते थे कि राज्य को जितने पुत्र है उनमें सब में बराबर बांट देते थे। मुगल मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वो हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया, और उन्हें उनकी जागीरें यानी उनके जो वतन है, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो राज्य है, ये जागीर के रूप में वापस देती। वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। तो ये जो है वतन जो है जागीर के रूप में दिए, यानी ये जागीर के रूप में दिया है। उनका जो क्षेत्र है, उनका जो राज्य है, वो उन्हें वापस कर दिया। तो सिसोदियों के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया है, उनको जो है उनके वतन को वापस कर दिया। जब जो है वो हारे तो उनके साथ उन्होंने सम्मानजनक व्यवहार किया और वापस कर दिया। तो ये जो है अकबर के समय में ऐसा हुआ है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब जो ये नौकरशाह है, कर्मचारी है, ये मनसबदार कहला रहे हैं। और कहलाए, अब किसको कितना वेतन मिल रहा है, कितना जो है उसका पद है, उस हिसाब से उसको वेतन मिल रहा, तो उसका जो है उतना मनसब होगा। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत, मनसब का मतलब कि उसकी हैसियत, कोई सरकारी हैसियत उसे कितनी है, उसका पद के हिसाब से उसकी हैसियत है, अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। एक श्रेणी, जैसे अभी भी श्रेणी है कि कोई जो है किस पद पे है, उसके ऊपर कौन सा पद है, तो जिसके
जरे पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। उसका पद निर्धारित किया जाता था, उसे कितने का मनसब है, उसे जो है उसका पद से पता लग गया, उसका जो है उस हिसाब से वेतन मिलेगा, उसे उसी प्रकार का सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। मुगलों के साथ जो राजपूतों के साथ जो मुगलों के जो शादियां, इन्होंने वैवाहिक संबंध वो स्थापित किए। अकबर के समय पे जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो जहांगीर की जो माँ है, यानी जहांगीर अकबर का पुत्र है, तो जहांगीर की जो माँ है वो कछवा की राजकुमारी थी, कछवा राजकुमारी है, और वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये जो है क्या कर रहे हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब जो ये पद और वेतन है, ये जो है जात कितनी जो है, किसको कितनी जात मिली हुई है उसकी संख्या पे निर्भर कर रहा है। तो जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी, अभिजात मतलब जो सम्राट वर्ग है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ज्यादा है। जिसके पास जितने जो है उसके अंडर में सैनिक होंगे, उसके पास जितने घोड़े होंगे, उस पर निर्भर करेगा कि वो जो है उसकी प्रतिष्ठा कितनी ही बढ़ जाती थी, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो यानी एक हायरार्की थी, एक जो है पद क्रम था, ये सोपान था, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें जो है घुड़सवार रखने पड़ते थे। जैसे जैसा जिसका ओहदा है उस हिसाब से उसको जो है उतने घोड़े भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। अब जो ये मनसबदार है, जिस जागीर का जो है मनसबदार है, वो जो है क्या करते थे कि उसको जो मनसब मिला हुआ है, उसे जागीर जो मिली हुई है उसमें उसका प्रमुख जागीरदार कहलाता था। और जो मनसब उसे पद मिला हुआ है, उसको अपने जो सवार है, जितने उसके पास सैनिक है और जितने उसके पास घोड़े हैं, उनको उसको जो है निरीक्षण के लिए लाना पड़ता था कि ये हमारे पास है। ऐसा नहीं कि कागजों में ही दिखाया गया। वो अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। तो ये जो है ये मनसबदार का कार्य था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जब ये सब कुछ कर लेते थे कि सैनिकों का निरीक्षण करवा देते थे, सैनिक और घोड़ों को दगवाते, सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, तब उनको जो है वेतन दिया जाता था। और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। अब इनको जो वेतन दिया जाता था, इनको जो वेतन दिया जाता था, इनको जो है कुछ भूमि दी जाती थी, जो जहां से ये टैक्स, जिस भूमि से टैक्स वसूलेंगे, और उस भूमि से टैक्स एकत्रित करके जो है ये, यानी उन्हें कोई भूमि दी गई, उस वो उनके लिए एक तरह से वेतन है, और वहां से टैक्स वसूलेंगे, और उसी टैक्स वसूल करके वो क्या करेंगे कि उस जागीर से जो भी इनकम होगी उसको क्या करेंगे, अपने सैनिकों को वेतन के रूप में देंगे। तो इन्हें जागीर कहते थे। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी, ये जागीर व्यवस्था। तो मुगल काल में ये भी पूछा जा सकता है कि जो जागीर है ये जो है सल्तनत काल में किसके समान है, तो इक्ताओं के समान है। ये इक्ता व्यवस्था मुगल काल में किसके समान है, तो जागीर के समान है। और उस समय इक्ता के जो मुख्य होते इक्तादार कहलाते थे या मुफ्ती कहलाते थे, यहाँ पर जो जागीरदार कहलाते थे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व, या अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो इनका जो प्रमुख साधन था इनकम का, वो टैक्स था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो ये देखना आप लोग कि जो मध्यस्थ है या जो है स्थानीय ग्राम के मुखिया है या शक्तिशाली सरदार है, इनके लिए मुगल जो है जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, अकबर का राजस्व मंत्री है टोडरमल, और टोडरमल ने जो है
दहसाला प्रणाली शुरू की थी। दहसाला मतलब 10 साल के लिए। तो ये 1570 से 1580 की एक काल अवधि के लिए इसने ध्यान रखना, इस समय को भी कृषि की पैदावार को इसने जो है फिक्स कर दिया कि कितनी भी जो है पैदावार उसके हिसाब से उसने कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया है। तो इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नगद के रूप में कर राजस्व जो है निश्चित कर दिया गया। तो 10 साल प्रणाली इसने जो है 10 साल के लिए शुरू करवाई है। और इस समय भूमि की माप हो रही, गजे सिकंदरी भूमि की जो है मापने की एक विधि इन्होंने लाई हुई है। तो प्रत्येक सूबे यानी सूबे के मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची भी बनाई गई। सभी फसल के लिए जो है अलग अलग सूची बनाई गई है और सभी क्षेत्र के लिए अलग अलग जो है राजस्व प्रणाली वो की गई कि किस क्षेत्र में कितना जो है उपज होगी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो ध्यान रखना कि जब्त क्या है। ये राजस्व इकट्ठा करने की, प्राप्त करने की ये प्रणाली क्या कहलाई है? जब्त कहलाई है। तो जब्त क्या है? ये राजस्व प्राप्त करने की ये व्यवस्था है। सूबे को जो है प्रांतों में बांटा गया, ये जो है प्रांत यानी सूबे जो है प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग अलग सूची बनाई गई और ये जो है राजस्व प्राप्त करने की जो ये व्यवस्था है इसे जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। तो जब्त जो प्रणाली है ये वहीं पर ही लागू की गई और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे, वहां पर ये जो है शुरू की गई। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 450 ही थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शाहजहां के शासन काल में 20वें वर्ष के जो दस्तावेज है उनसे हमें पता चल रहा है कि जो इस प्रकार के अधिकारी है जो भूमि के निरीक्षण करने के लिए या जो है हम देख रहे हैं कि मुगल काल में जो जमींदार है, चाहे वो जो है सरदार है, चाहे वहां के जो है ग्राम प्रमुख है, जो इस प्रकार के अधिकारी है कुल 8000 में से जितने भी अधिकारी है तो जो उच्च पदों पे है ये 445 ही है। बहुत कम, उच्च पदों पे बहुत कम है। जिनको उच्चतम पद प्राप्त था ये 8000 में से बहुत सारे अधिकारी है लेकिन इनमें जो है 445 यानी बहुत कम संख्या में है। अब अकबरनामा और आइन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी, ये इसका मित्र भी है दरबारी, अबुल फजल को आदेश दिया है कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। उसके अपने शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए कहा। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। ध्यान रखना, जो अकबर का इतिहास है अबुल फजल ने लिखा 3 जिल्दों में लिखा और उसका शीर्षक है अकबरनामा। और जो ये तीनों जिल्दों में लिखा हुआ शीर्षक इसका है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, अकबर के पूर्वजों की बात है पहले उसमें। दूसरे वाले में है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, जो अकबर के शासनकाल में घटना हुई उसके संबंध में दूसरी जिल्द में है। और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी, और तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी है जो उसने लिखी वो है। तीनों जिल्द का जो शीर्षक है वो अकबरनामा है, अकबरनामा में लिखा। और जो है तीसरी जिल्द है ये जो है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी पूछे, अकबरनामा पूछे, ये जो है अबुल फजल ने लिखी है। इसमें अकबर के प्रशासन, अब जो तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण इसमें दिया गया है आईने अकबरी में। तो ध्यान रखना किन किन चीजों के इसमें विवरण दिया गया है। अब जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव।
नूरजहां कौन है? जहांगीर की बेगम है, पत्नी है। तो नूरजहां का जो बचपन का नाम है मेहरुन्निसा है, और नूरजहां का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व का हीरा। तो मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। जब जहांगीर ने नूरजहां से विवाह का, मेहरुन्निसा से विवाह किया, तो इसने इसे नूरजहां का खिताब दिया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। अब नूरजहां के सम्मान में जहांगीर क्या करा? चांदी के सिक्के जारी करा, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी तरफ यह वाक्य कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, और दूसरी तरफ रानी बेगम नूरजहां का नाम था। तो ये उसने किया। बाईं ओर दिया गया एक दस्तावेज, इसमें जो है एक दस्तावेज है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ फरमान जारी किया है, नूरजहां द्वारा जारी किया गया है, ये का आदेश है, फरमान है ये। चौकोर मोहर इसमें लगी हुई है यहाँ पर, और मोहर बताती है उद्दत और महान महारानी नूरजहां पासा बेगम का आदेश, यानी अपने आप को जो है उसमें लिख रहे हैं कि महारानी, महान महारानी नूरजहां पासा बेगम का आदेश। इस गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पासा इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये जो है कुछ इसमें फरमान जो है वो जारी है नूरजहां के बारे में, और इसमें जो है यहाँ पर मोहर भी लगी हुई है, और ये जो है नूरजहां का एक फरमान है। तो ये नूरजहां ने फरमान जारी करवाया था, लेकिन इसमें जो है जहांगीर का एक आदेश इसमें लिखवाया गया है। अब यहाँ पे देखते सुलह-ए-कुल। तो ये जो सुलह-ए-कुल की नीति है, ये सुलह-ए-कुल की नीति अकबर ने, और बाद में उसका जो पुत्र है जहांगीर, उसने भी इस नीति को अपनाया। तो अकबर की ये सुलह-ए-कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। क्या किया है? ईश्वर अनुपमा के अनुसार, यानी ध्यान रखना कि जो सुलह-ए-कुल की नीति है ये अकबर ने चलाई थी, और इसको जो है जहांगीर ने भी इसे जारी रखा। तो इसमें अनुपमा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। अपने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह-ए-कुल के सिद्धांत, यानी सुलह-ए-कुल का मतलब यहाँ पे लिखा हो कि सार्विक शांति की नीति। ये भी पूछा जाता है सार्विक शांति की नीति किसने है? तो ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी कि सिद्धांत का पालन किया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुलह-ए-कुल की नीति में मतलब कि सब जो है एक ही जो हमारा धर्म है, पंथ है, इसको छोड़ करके और सब में जो है सुलह की बात की गई है इसमें। तो ये जो है अकबर के द्वारा चलाई गई। और इसमें एक क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप जो है कृपया ध्यान रखें कि आप जो है अधिक से अधिक सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दें। थोड़ा सा ये जो है टॉपिक खत्म हो चुका है, आप लोगों ने देखा, लेकिन थोड़ा सा जो है कुछ और कोई महत्वपूर्ण तथ्य उन पे थोड़ा सा एक बार के लिए नजर वो डालते हैं, जो हमने अभी तक वो देखे और जो कोई छूट रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी के समय में जो है, जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, उस समय जो चालुक्य नरेश था वो था मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय के समय में चालुक्य नरेश उस समय मूलराज द्वितीय था। ऐबक ने जो उपाधि धारण की थी, लाभ वक्स, पील वक्स की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है ऐबक के बाद, और उसके बाद जो है इल्तुतमिश शासक बनता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो खरीदा था, ये जमालुद्दीन एक व्यापारी था, तो इल्तुतमिश को उसने खरीदा था, दिल्ली के बाजार से उसने खरीदा था। और इल्तुतमिश ने, जो मैंने कहा कि जो तराइन का पहला युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, उसके बाद अकबर और हेमू के बीच में हुआ,
और वैसे अकबर का जो सेनापति मान सिंह था उसके बीच में, और अंतिम जो हिंदू सम्राट हेमू था उसके बीच में हुआ था 1556 में। और उसके बाद जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था इल्तुतमिश 1215 में हुआ था। तो इल्तुतमिश और एलदोजा के बीच में हुआ था। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध था और उसमें इल्तुतमिश की जीत हो गई थी और एलदोजा की हार हो गई थी। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो मंगोल नेता चंगेज खां का जो है आक्रमण हुआ था भारत पे, और वो जो है चंगेज खां जो मागवर्णी है उसका जो है जलालुद्दीन मागवर्णी का पीछा कर रहा था, और उसके पीछे करते करते मागवर्णी जो है इल्तुतमिश के पास शरण लेने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से मना कर दिया और फिर जो है इल्तुतमिश मंगोलों के आक्रमण से बच गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पे बैठता है, लेकिन अयोग्य शासक होता है, और फिर उसके बाद रजिया बेगम गद्दी पे बैठती है। इसके बाद जो है बलबन ने चहलगानी जो प्रथा थी, 40 गुलामों की जो प्रथा थी जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, बलबन ने उसको जो है समाप्त किया है। और बलबन ने सिखों पे जिले इलाही खुदवाया और मादपान जो है उसने जिले इलाही उसने जो अपने सिखों पे खुदवाया और मादपान उसने निषेध कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बलबन एक प्रथा शुरू करता है, और सिजदा और पौबोस। तो सिजदा और पौबोस की जो प्रथा है, पौबोस, तो सिजदा का मतलब है कि सर झुका करके, और पौबोस का मतलब है पांव को चूमना। सर झुका, जब भी शासक के सामने कोई आएगा तो सर झुका करके शासक के सामने प्रस्तुत होगा, और घुटनों के बल में बैठ करके सर झुका करके उपस्थित होगा, और फिर जो है शासक के पांव चूमेगा। और उसने जो बलबन जो नीति अपनाता है, तो बलबन लोहा और रक्त की नीति को अपनाता है, और बलबन जो है लोहा रक्त की नीति को अपनाता है। और जो एक त्योहार है नवरोजा, फारसी त्योहार नवरोजा, उसको भी बलबन प्रारंभ करवाते हैं। और इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जो बगदाद के खलीफा से क्या प्राप्त करता है, मान्यता प्राप्त करता है। तो बगदाद के खलीफे में ईरान का खलीफा कह रहा था, बगदाद के खलीफा, तो बगदाद के खलीफा से ये जो है मान्यता प्राप्त करते हैं, सुल्तान की जो मान्यता प्राप्त करता है। और जो ऐबक है तो ये जो है उस मान्यता को प्राप्त नहीं करता है। और साथ में जो है अलाउद्दीन खिलजी हमने देखे कि 70 वर्ष की, और किलेखोरी के दुर्ग में अपना राज्यारोहण जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक है, 70 वर्ष के सबसे उम्रदराज व्यक्ति था, और 70 वर्ष की आयु में जो है अपना राज्यारोहण करता है, किलेखोरी की दुर्ग में करता है। खिलजी वंश का जो इतिहास का जो महत्वपूर्ण स्रोत है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, और जियाउद्दीन बर्नी का जो है तारीख फिरोजशाही में उसने जो है जो फिरोज जो है खिलजी वंश का जो इतिहास है वो तारीख फिरोजशाही में मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि भी धारण की थी, और उसने सिकंदर ए सानी यानी ये सिकंदर बनना चाहता था, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो अमीर ए कोही एक विभाग है, अमीर ए कोही, तो अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था जो मुहाउद्दीन तुगलक शुरू करता है, अमीर ए कोही। और जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य होंगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे, ये अलग से वीडियो में जो है मैं लाऊंगा, और प्रत्येक छोटे छोटे उसमें होंगे 10-10, 20-20, 8-8, 10-10 पॉइंट होंगे एक चैप्टर संबंधित, ज्यादा लंबे नहीं होंगे, एक पेज में एक चैप्टर, 1 या 2 पेज में एक चैप्टर संबंधित हो जाएंगे, तो उनको मैं अलग से लाऊंगा ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण होगा वो किसी प्रकार से छूटे ना। तो आप लोगों को जो है, आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, और इसके लिए आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप लोग अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए, और जो मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं उन 2 प्रश्नों के आप जो है कमेंट में आप जो है कमेंट करके आंसर दीजिए, और जो भी
अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मैं जो है वीडियो और लाऊंगा। तो आजकल कुछ ऐसे थोड़ा सा चल रहा था, जिस कारण से जो है मैं ये थोड़ा विलम्ब हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग जो है अपना जो आपकी पढ़ाई है उसको निरंतर, और कोशिश ये की जाएगी कि जो भी एलटी संबंधित और विशेषकर जो सामाजिक विज्ञान विषय है और सीटेट यूटेट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें जो है हिस्ट्री से पूछा जाए या पॉलिटिकल से पूछा, ज्योग्राफी से पूछा जाए, तो मेरी वीडियो से बाहर का ना आए, एक मेरी कोशिश होगी, यानी इसके अंदर से ही वो प्रश्न बने। तो थैंक यू।